अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। वालेकुम सलाम सर जी। अल्लाह का शुक्र। कैसी तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम। शाम। वालेकुम अस्सलाम। सारी तैयारी तो अच्छी चल रही है, फिर देखें क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ये आपने पास उसका देना है। मतलब तुमने कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं सर जी, हम देखेंगे आप बस चेक करने वाले अच्छे बने। अच्छा। जी जी, अहमद अली। देखें, बुक शेयर हुई है आपके साथ स्क्रीन पे। यस सर। जी सर। ठीक है। किधर है जी चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले तेरे गाड़ी लीक होगा देखी। रिकॉर्डिंग हो रही है तो ज़रा माइक से अपने म्यूट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 में क्या इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को। सर जी कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सारा समझाएं। नहीं समझाएंगे तो ज़ाहिर बात है, हम एक स्टार्ट से शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी होता ना कि हम्म। कोई चीज़ समझ आ रही होती है, कोई नहीं आ रही होती। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं आ रही। सर ये चैप्टर 3 समझा ही नहीं, पहली बात है। मैं सो रहा था, आपने जगाया ही नहीं था सर उस टाइम। हम्म। सही है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इसका नाम है चैप्टर का। और इसमें हम एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना, जैसे आप चैप्टर नंबर 1 के एसटीएलसी फेज में आपने पढ़ा था। डिफरेंट फेजेस के बाद एक फेज आता है डेवलपमेंट का, जिसमें कोडिंग की जाती है। तो ये चैप्टर आपको उस फेज के अंदर जो वर्किंग होती है ना, उसके हवाले से आपको यहाँ पर कुछ बताएगा। ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम करते कैसे हैं, या उसका उसके बारे में पढ़ने से पहले ना हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रोग्राम होता क्या है। तो अगर आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाए या एमसीक्यू में भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। मेरी आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप बेशक मुझे मैसेज करके यहाँ अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आवाज़ नहीं आ रही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस विच अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। अच्छा, सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं ना आपको कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखें, आपको नीचे नजर आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 डायग्राम के अंदर कि एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। वो हम इसलिए राइट करते हैं ताकि वो हमारे कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो और हमारा कंप्यूटर हमारी डिजायर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है। जैसे एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि आपने एक बच्चे को डिक्लेयर करना है पास या फेल। तो पास या फेल डिक्लेयर करने के लिए क्या होगा कि आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जिसमें चेक करेगा कि बच्चे के मार्क्स अगर लेस हैं 33 से या 40 से, जो भी एक क्राइटेरिया है, तो वो फेल है। 33 से या 40 से लेस है तो वो फेल है, और अगर इससे अबव है तो वो पास है। अब इसके लिए आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ना, जो लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे, तो वो कहलाएगा प्रोग्राम। ठीक है। और प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जुबान में लिखा जाता है, यानी कि इंग्लिश की जुबान में लिखा जाता है, जो इंसानों को समझ आती है। और वो जुबान जो इंसानों को समझ आती है वो मशीन को समझ नहीं आती। तो मशीन को समझने के लिए फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ये तमाम बातें हम प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या होता है, जो हेडिंग दी हुई है कंप्यूटर प्रोग्राम की। और दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होते हैं इंटरेक्टिव और एक होते हैं बैच प्रोग्राम्स। इन दो कैटेगरीज में प्रोग्राम को डिवाइड किया गया। इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स वो होते हैं जो यूजर इंटरेक्ट करता है जिनके साथ। ठीक है। जैसे कोई डाटा एंटर कर लिया, जैसे आप सिंपल गेम्स की बात कर लें। गेम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वो आपको आउटपुट दिखा रहा होता है, जैसे आप गेम्स खेल रहे होते हैं। गाड़ी की मूवमेंट होगी या कोई एक्शन मूवी है तो फायरिंग वगैरह होगी। बैच प्रोग्राम्स वो होते हैं कि आप कंप्यूटर को कुछ कमांड्स दे देते हैं और कंप्यूटर फिर उनको एक ग्रुप वाइज करता रहता है।
ठीक है, जिसमें आपके पास कह सकते हैं कि जो बिजली के या गैस के बिल आते हैं ना, तो ये एक एक बंदे का अलग अलग बिल नहीं बनाया जाता, बल्कि कंप्यूटर को ग्रुप ऑफ पीपल का डाटा दे दिया जाता है, और कंप्यूटर को एक यूआई दे दी जाती है कि ये जो बिल बनेगा ना उसकी यूआई लेआउट उसकी ये होगी, यानी कि जो प्रिंट होगा ना पेपर, उस पेपर के ऊपर ये डिजाइन बना होगा। अब ये बैच प्रोग्राम्स क्या करते हैं कि वो जो सेट ऑफ पीपल का डाटा दिया हुआ ना, वो वन बाय वन उसके ऊपर प्लेस करता है उस पेपर के ऊपर, और उसका प्रिंट निकालता है। तो हर बंदे का एक अलग अलग प्रिंट जनरेट होता है। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं और बैच प्रोग्राम्स क्या होते हैं। समटाइम्स ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। फिर हम बढ़ते हैं जी आगे अपने एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ कि हम किस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। प्रोग्रामिंग आपको पता है सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, कोटलिन, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट है पाइथन, और पाइथन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो 1992 के अंदर डेवलप की गई थी। ठीक है, और इस पाइथन के फायदे क्या हैं। पाइथन में भी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडिविजुअल्स। देखें, जब कोई इंडिविजुअल स्टार्ट करता है ना प्रोग्रामिंग, तो उसको बड़ा ही आसान लगता है पाइथन, क्योंकि पाइथन आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होती, इसका सिंटैक्स आपको बिल्कुल इंग्लिश की तरह से मिलता है, और ये ओपन सोर्स है, यानी कि आप इसको कोई भी जो है वो सीख सकता है, समझ सकता है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा इन्वायरमेंट बताया गया कि क्या कुछ होता है। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट इसका कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि आपको डिफरेंट, उसने बताया हुआ प्रोजेक्ट नेम आ रहा होगा, फाइल नेम आ रही होगी, रन करने का बटन है, और आउटपुट आपको नीचे डिस्प्ले हो रही होगी। टर्टल ग्राफिक्स एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन जो है वो आगे आपके आएगा प्रैक्टिकल, उसमें आएगा वो इंशाल्लाह ताला। बात की बात है, अभी आपको इसमें से कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि टर्टल ग्राफिक हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टर्टल ग्राफिक आपको पता है कि हम 2D ड्राइंग्स वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो बस इसमें से सिर्फ एमसीक्यू आएगा अभी आज के पेपर में। यहाँ से आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है पाइथन की, जिसमें आपको थोड़ा सा इशू भी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हैं और पाइथन तो सभी पहली बार देख रहे हैं। तो पाइथन में हम स्टार्ट करते हैं, जैसे देखें आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर ना, आपके पास सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आप पहली लाइन लिखते हैं हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, फिर आप लिखते हैं इंटीजर मेन, फिर आप उसकी ब्रैकेट लगाते हैं, फिर आप इंस्ट्रक्शंस लिखना शुरू करते हैं। ये सारा कोड आप करते हैं, फिर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर आप ब्रैकेट लगाते हैं। पाइथन के अंदर क्या होता है कि आप जस्ट स्टार्ट में अगर कोई लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है, तो आप स्टार्ट में जस्ट उस लाइब्रेरी को डिक्लेयर करते हैं, और आप अपनी एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। कोई आपको इसमें मेन फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आके देख सकते हैं कि आपकी बुक के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स की ना उन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे नीचे ही देख लें आपके पास इंपोर्ट डेट डेट टाइम। तो कोई आपको यहाँ पर इंटीजर मेन फंक्शन, कोई आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स नज़र नहीं आ रही होंगी। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लाइब्रेरीज दो तरह की होती हैं। ठीक है, ये भी अब आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरीज दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बिल्ट इन लाइब्रेरीज, और एक होती हैं यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज। बिल्ट इन लाइब्रेरीज वो होती हैं जो पहले से बनी पड़ी होती हैं। जैसे आप देखें कि इधर यहाँ पर ये प्रिंट का जो फंक्शन है ना, अगर आप ऊपर कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये प्रिंट का फंक्शन फिर भी रन करेगा, क्योंकि ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है। ठीक है, इसी तरीके से कहीं पर इनपुट का फंक्शन आता है, तो ये वो फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं, आप उनको सिर्फ यूज़ करते हैं। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे डेट एंड टाइम, किसी ने ये लाइब्रेरी बना दी है, अब इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। आपको इस लाइब्रेरी का नाम पता होना चाहिए, जैसे आईओ स्ट्रीम आपको पता था ना, आईओ स्ट्रीम हो गया या एस टी डी आई ओ एच हो गया, ये नाम आपको पता थे, आप इसको एग्जैक्ट उसी वर्डिंग में लिखते थे तो ये चल जाता था। इसी तरीके से डेट एंड टाइम की जो लाइब्रेरी है, आपको ये पता होनी चाहिए कि DATETIME आपने एक साथ लिखना है और स्मॉल केस में लिखना है। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। अब इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद जितने भी फंक्शन है ना, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे कोर्स में है कि आपने करंट डेट या करंट टाइम जो है आपने वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि डेट एंड टाइम जो आपने इंपोर्ट करवाया ना, आप उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के बाद जब आप डॉट लगाएंगे ना, ये डॉट डॉट लगाने से आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी इस तरीके से। इस लिस्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस पड़े होंगे।
इन डिफरेंट फंक्शंस में फिर आप डेट एंड टाइम को यहाँ चूज करेंगे, या आप टाइप करेंगे ना जैसे DATE, तो वो टॉप पे आ जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट एंड टाइम खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है। इसको आपने अगर एक्सेस करना है तो उसका तरीकाकार ये है। जब आपने लिख दिया डेट एंड टाइम, फिर आपने लगा दिया डॉट, फिर आगे आ गया डेट एंड टाइम, फिर आपने दोबारा से डॉट लगाना है। और यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं। ये नाउ का फंक्शन दिया हुआ है कि अभी एग्जैक्ट इस टाइम क्या हो रहा है। मे बी इसमें कोई टुडे का फंक्शन हो कि आज क्या तारीख है, मे बी यस्टरडे का हो कि प्रीवियस क्या थी। तो आपके पास जिस तरह नीचे देखें, A फॉर वीक डेज है, मंथ्स है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने जो फंक्शन यूज़ करना है आप उसका नाम लिखेंगे और वो फंक्शन आपको उसके मुताबिक डेट एंड टाइम दे देगा। ठीक है, और अगर ना पता हो कि क्या है तो वो हम ढूंढ लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके, तो उस पर क्लिक करके लाइब्रेरी में जाके वो फंक्शंस ढूंढ लेते हैं। अब आपने जो ये सारा काम किया ना, इससे आपको करंट डेट और टाइम के बारे में पता लग गया। अब इस करंट डेट और टाइम को अगर आपने प्रिंट कराना है ना, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप सिंपल लिखें प्रिंट, और इस ब्रैकेट में एक्स की बजाय ये पूरी की पूरी लाइन लिख दें, तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट डेट और टाइम प्रिंट करवाना है। वरना इसका तरीकाकार ये है कि आप इस डेट एंड टाइम को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, इस वेरिएबल एक्स के अंदर इसको स्टोर कराया गया। अब आप जहां पर भी एक्स को यूज करेंगे या डिस्प्ले करेंगे, तो बेसिकली आप वो करंट उस टाइम पे जो चल रहा है ना, डेट और टाइम, वो आपके पास आ रही होगी। जब इसको बुक को बनाया गया था तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट निकाली गई थी ना, वो 2023/9/13 था। ठीक है, यानी कि 13 तारीख थी, 9वां महीना यानी कि सितंबर था, और 2023 साल था। और कितने बजे निकाली गई? 11 बजे रहे थे, 31 मिनट थे, और 46.6 सेकंड्स थे आगे। तो ये उस वक्त का करंट टाइम था। ठीक है, तो आपने क्या किया, लाइब्रेरी के जरिए आपने डेट फाइंड कर ली। आपको खुद से कोई भी टाइमर लगाकर या खुद से कोई भी डेट कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। आपको बिल्ट इन लाइब्रेरी ने हेल्प कर दिया। ये होती है लाइब्रेरीज। फिर इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आप डेट एंड टाइम को यूज करेंगे और नाउ के अंदर अगर आप डिफाइन करेंगे ना, तो इस डिफाइन के ऊपर आपको उस दिन के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। 2018 ईयर होगा, 6 या 1 में से एक डेट होगी और एक मंथ होगा। प्रिंट एफ करेंगे, स्टार्ट रेफरेंस टाइम। अब देखें यहाँ पर उसने %b का इस्तेमाल किया। %b क्या करता है, ये बता रहा है आपको कि अगर आपने किसी तारीख, किसी सन के बारे में अगर आपने कोई मालूमात लेनी है, तो आप अगर %b का इस्तेमाल करते हैं ना, तो %b आपको मंथ का फुल नेम देगा। ठीक है, और यहाँ पर इसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर दिया है। अगर आप इसको मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, मैं ज़रा टाइप करके आपको बताता हूँ। अगर लिखा होता ना x=टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ के अंदर से लिखा है 2018, इधर चला गया। एक मिनट दीजिएगा। x=टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, और नाउ के अंदर है जी 2018,6,1। यार ये मत करो स्क्रीन के ऊपर टाइपिंग। 1। आप इसी के आगे अगर डॉट लगाएंगे ना, तो क्यों कर रहे हो यार? देखो ना, आप लोग खुद ही अपना काम खराब कर रहे हो। ये जो लिखा ना करो यार। ये जो लिखा हुआ है ना, मेरा एक्स बाल सारी इतना ना डॉट, मजाक करिएगा कर। वास्ते ही। जो अभी पढ़ने का टाइम है ये। ठहरो यार, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। इसको यार लॉक करें सारी। ये ले। नहीं, अब नहीं कर सकता वो कुछ भी। ये जो लिखा हुआ है ना, STRFTIME, ये इसने एक्स डॉट करके लिखा है। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही होगा। दूसरी बात जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ के अंदर ये 2018, 6,
1, और इसके साथ ही अगर आप आगे ब्रैकेट क्लोज करके .strftime और ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप %b लिख देंगे ना, तो ये एक ही लाइन का कोड है। लेकिन उसने क्या किया, डेट एंड टाइम .नाउ को एक लाइन में लिख दिया, उसको एक्स में स्टोर करा दिया। फर्दर जो STRF टाइम उसने निकालना था ना, उसने वो आगे अगले उसमें जाके निकाल दिया कि एक्स डॉट करके। तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कंफ्यूजन कोई होती है तो आप इस पूरे को एक लाइन में लिख के सिर्फ एक्स डिस्प्ले करा दें, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अब हमने समटाइम्स बी फाइंड करना है ताकि हम मंथ नेम फाइंड कर सके, समटाइम्स हमने सी के किस सेंचुरी में है, समटाइम्स हमने डी करना होता है कि डेट ऑफ द मंथ क्या थी, 31 का था या क्या था। तो वो डिफरेंट फंक्शंस हमने सर जी, अप्लाई करने हैं। परसेंट बी का क्या मतलब है? किसका? परसेंट बी का। बेटा ये नीचे आपके पास टेबल है ना, अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना ए, तो उसमें जो वीक डे है ना, आपने जो डेट मेंशन की है वो वीक डे बताता है कौन सा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्राइडे को आ जाए आउटपुट। अगर आपने %b लिखा है ना, तो मंथ नेम आएगा, जैसे अगस्त हो गया। अगर आपने सी लिखा है तो सेंचुरी आएगी कि 19वीं सेंचुरी चल रही है, 20वीं सेंचुरी चल रही है, 21वीं चल रही है। डी अगर आपने यूज किया तो डे ऑफ द मंथ आएगा कि आपने जो डेट दी है वो कौन सा डे चल रहा था, 21 आगे देखे लिखा हुआ भी है। एच की बात करेंगे तो कौन सा घंटा चल रहा है। उस हवाले से ये बता रहा है कि आप इस तरह से पास करते जाएंगे तो आपको उस दिन के अंदर जितनी भी स्पेसिफिक चीजें हैं ना, असल में जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है ना, उसमें हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है। तो जहां पर हमने डेट को, टाइम को, क्योंकि कस्टमर को हमने सम टाइम्स दिखाना होता है कि कितनी देर पहले आपने मैसेज सेंड किया, लिखा आता है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यू सेंट अ मैसेज 2 मिनट्स अगो। हालांकि लिखा आना चाहिए कि टू टाइम लिखा आना चाहिए कि 8:27 में मैसेज किया था या 8:30 पे, लेकिन बताता है आपने 1 घंटा पहले किया था, आपने 1 दिन पहले किया था, 2 दिन पहले किया था। फिर वो इस तरह से करके वो कन्वर्जन के अंदर फिर इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस टेबल को बस आप पढ़ लें। ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है कि अगर आप ए पास करेंगे तो क्या आएगा, बी पास करेंगे तो क्या आएगा, एच पास करेंगे तो आवर्स आएंगे, %i इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी वो आवर्स का ही कुछ बता रहा है, वो उसमें बता रहा है 24 आवर्स के मुताबिक, इसमें बता रहा है ये मिनट्स नहीं होना चाहिए सेकंड वाला। चलें बहरहाल, पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं? हम एक छोटा सा ना प्रोग्राम भी साथ साथ करते हैं। प्रोग्रामिंग वालों का है एक इंटरप्रेटर ऑनलाइन जो हमें मिल जाता है। देखिए पाइथन के वेरिएबल बनाने का तरीका वही है जैसे C++ के अंदर था कि आप वेरिएबल नेम जो है वो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक की के साथ बना सकते हैं। आपने अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को मिलाना है आपस में, बट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, कि आप स्टार्टिंग में नंबर नहीं रख सकते। मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको बताता हूँ। दे आर केस सेंसिटिव, यानी कि नंबर अगर आपने कैपिटल में लिखा है और आगे जाके आप स्मॉल में यूज़ कर रहे हैं तो ये सेम नहीं होंगे, एरर आएगा। वो कहेगा कि आपने नेम कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। तो आप बेशक कहते रहो कि मैंने नम किया है, तो वो कहेगा कि नम जो है कैपिटल है और ये वाला नम स्मॉल है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप स्पेसेस नहीं दे सकते, स्पेसेस अगर देनी है तो उसकी जगह पर आप अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है ना, ये कंपाइलर, ये वेबसाइट बहुत स्लो है। प्रोग्रामिंग वालों का जो है ना, ये स्लो चलती है। सर जी ये सर जी पाइथन वीक वेरिएबल ये बता थ्योरी में आएगा? क्या हुआ पाइथन वेरिएबल? सर जी थ्योरी में करना है या प्रैक्टिकल आएगा इसका? नहीं नहीं, आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है कि वेरिएबल बनाने का तरीका कार क्या है, या कोई वेरिएबल बनाकर दिखाएं। जी चलो सही है। ये ओपन हो गया, इसी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर ना जैसे आप लिखते हैं एक वेरिएबल नम इज इक्वल्स टू, और आप यहाँ पर लिखते हैं 10 + 20। फिर आप कहते हैं जी मैंने प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवाते वक्त ना आप इस नम को यूं इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको रन करेंगे ना तो आपके पास एरर आएगा। और देखें, वो आपको कह रहा है कि आपने जो नम यूज किया ना, इस लाइन के ऊपर एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि जो नम है इज नॉट डिक्लेयर्ड। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी स्क्रीन कम नजर आ रही है क्योंकि मेरे पास उसका भी कंट्रोल खुला हुआ है ना, जूम वाला। एक मिनट। अच्छा, नेम नम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन नम। अब वो आपको हिंट भी दे रहा है कि आपने क्योंकि नम यूज किया था और आप नम इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो ये डिफरेंट है। तो जो बात ये आपको कह रहा था ना यहाँ पर बुक में
देखें सेकंड लाइन पे आर केस सेंसिटिव में, तो आप इन दोनों नाम को एक नहीं समझ सकते। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है। अब अगर हम वापस जाते हैं अपने उस प्रोग्राम के ऊपर और हम इस नाम की जगह पर स्मॉल एन लिख देते हैं, अब क्या होगा, मैं अगर इसको रन करूंगा तो अब आउटपुट आ जाएगी। अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और देखें 10 + 20 हमारे पास 30 होता है। ठीक है, तो ये नाम और नाम दोनों सेम होने चाहिए। फिर दूसरा उसने कहा था कि आप नाम के साथ कोई भी नंबर्स लगा सकते हैं, अलाउ है आपको। रन करूंगा, ठीक रन होगा। लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल उन्हें बनाया ऐसा जिसमें पीछे आप चीज़ पूछें, सर जी वो लिखा हुआ है कि पीछे नहीं लगा सकते नंबर, इसका क्या मतलब है? ये एग्जांपल करा रहा हूँ उसकी 1 NUM। अब देखें आपने पूरी तरह से वेरिएबल भी बना दिया, उसी तरीके से आपने इसको यूज़ किया, लेकिन जब आप रन करेंगे तो एक एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्या कह रहा है कि सिंटेक्स जो है वो इनवैलिड है, कि आप किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट जो उसका नाम रखते हैं ना, स्टार्टिंग आप 1 नहीं रख सकते। यानी कि कोई भी नंबर आप स्टार्ट में नहीं दे सकते, 0 1 2 3। स्टार्टिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जो पहला डिजिट है ना, ये न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। और अगर आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी जब आप इसको यूज़ करेंगे अंडरस्कोर के साथ, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। तो देखें अब आपका कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो जो ये बात थी ना कि आप नंबर्स बना तो सकते हैं, लेकिन आप ये देखें अल्फ़ाबेट्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, नंबर्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये था कि आप वेरिएबल नेम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात इसमें क्या लिखे, कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, सो अ गुड टेक्निक इज टू यूज अंडरस्कोर। जैसे आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं नंबर 1, आप लिखें नंबर 1 और यहाँ पर भी आप यूज़ करें नंबर 1 को, तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस देने की इजाज़त नहीं होती। ये देखें इनवैलिड सिंटैक्स, आपको स्पेसिस की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिस देना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, दोनों वर्ड डिफरेंट लिखने चाहिए, तो फिर आप इसकी जगह पर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें इस तरीके से। तो अब आपके पास एरर नहीं आएगा। ये तरीकाकार होता है वेरिएबल बनाने का। फिर नीचे लॉजिकल बग, और बग हम किसको कहते हैं कि आपने कंपाइलर के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखा। जैसे आपने कहा जी के नंबर मेरे पास है, num1 है 10 और num2 है 20, और आप इधर चेक करना चाहते हैं कि अगर num1 जो है वो बड़ा है num2 से, तो हमने क्या कहना है जी, प्रिंट num1 इज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि num1 बड़ा है ना num2 से। और एल्स, एल्स के अंदर आप कहते हैं प्रिंट num2 इज ग्रेटर। अब ये प्रोग्राम ठीक है। ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ से रन करने की कोशिश करते हैं तो एरर आएगा। यस, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलन लगाना पड़ता है, ये आपका सिंटेक्स है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए वो कह रहा है 20 इज ग्रेटर, इसका मतलब ये वाली चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गलती से, यहाँ पर मैंने ये लिख सर दिया, ये यूजर से ले ले नंबर। ठीक है चले यूजर से भी ले लेते हैं। अब गलती से मैंने यहाँ पर ग्रेटर की बजाय लेस का साइन लगा दिया और मैं अपने माइंड में बनाकर बैठा हूँ कि मैंने ग्रेटर चेक करना है। तो मैं अब इसको चेक करूंगा तो कहेगा 10 इज ग्रेटर। तो ये होता है लॉजिकल एरर कि आउटपुट आ रही है, लेकिन आउटपुट आनी चाहिए थी कि नंबर 2 ग्रेटर यानी कि 20 ग्रेटर है, लेकिन आउटपुट क्या आ रही है, 10 इज ग्रेटर। तो इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। ये हमारी गलती होती है। अब ये लॉजिकल एरर नहीं आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल एरर वो एरर होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो करवाता है लेकिन हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट नहीं आती। ठीक है, उसके लिए फिर हम ड्राई रन करते हैं, जो हमने सूडो कोड का वो बनाया था ना टेबल, ट्रेस टेबल, उसको ड्राई रन कहते हैं। तो ये लाइन देखें, बेस्ट द सिंपलेस्ट मेथड इज टू ड्राई रन योर कोड। डिबगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है ड्राई रन करें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर उसने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक्स है 5 और वाई है 3। आपने ये करना है कि एक्स को 3 कर देना है और वाई को आपने 5 कर देना है। वैल्यूज को आपने स्वैप करना है। हम स्वैप करने वाली इनपुट पे जाएंगे बेटा, तो मैं आपको इनपुट वाला बता दूंगा कैसे होता है। अब यहाँ पर एक नंबर है 10 और एक नंबर है 20। हम ऐसा करते हैं,
बुक ही एक्सरसाइज को करते हैं। एक्स आपके पास है 5 एंड वाई आपके पास है 3। ठीक है, स्पेसिस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोड को अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिस का इस्तेमाल करते हैं। एक कंफर्म कर लेते हैं, x5 और y3 है। ठीक है, अब हमने करना यह है कि हम आने वाले वक्तों में जब डिस्प्ले कराएंगे ना, तो x होना चाहिए 3 और y हो जाना चाहिए 5। ठीक है, और हमने खुद से इस तरह वैल्यूज नहीं देनी, हमने मैनिपुलेट करनी है वैल्यूज। तो हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, हम सबसे पहले 5 को किसी जगह पर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक टेम्परेरी वेरिएबल को, इस टाइम हमने दिया 0। तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ सर कि जी आवाज अटक रही है। आवाज़ क्यों अटक रही है भाई, सर अभी जी ठीक है? जी ठीक आ रही है आवाज। ठीक आ रही है। सर जी बात सही आ रही है। कासिम देखो अभी आवाज़ ठीक है, आपकी तरफ से नेट का इशू होगा। सही है आवाज सर जी हाँ आपकी। सर जी अभी अभी सही हो गई है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट की स्टेटमेंट देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि x की वैल्यू है, यहाँ पर दिखा देता हूँ x। ठीक है, कॉमा, फिर मैं कहता हूँ जी y की वैल्यू है इज इक्वल्स टू, और आगे मैं दिखा देता हूँ y की वैल्यूज। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बुक में ये कोड का पार्ट नहीं है, ये अगले प्रोग्राम में होगा। और फिर आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पे टेम्परेरी जो वेरिएबल हमने बनाया है, उस टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू है टेम्प में। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको रन करते हैं। आउटपुट आपके पास आ रही है, देखें एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू आपके पास 3 है और टेम्परेरी की वैल्यू आपके पास 0 है। अब आपने इनको एक्सचेंज करना है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो खाली है ना टेम्परेरी, उसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल डाल देंगे। एक्स की वैल्यू आपने डाल दी टेम्परेरी के अंदर, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स के अंदर जो वेरिएबल था, एक्स उसके अंदर पड़ी हुई है 5, ये 5 टेम्परेरी के अंदर भी चलेगी। तो इस जगह पर ना आपके पास, मैं यहाँ पर कमेंट लिखता हूँ कि टेम्परेरी में 5 हो गया और एक्स के अंदर भी 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्स में ऑलरेडी 5 था, वही आपने टेम्परेरी को दे दिया, तो टेम्परेरी के अंदर भी 5 हो गया। दूसरी लाइन हम लिखते हैं, क्योंकि अब एक्स को हम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स का जो डाटा था वो हमने टेम्परेरी में डाल दिया है, एक्स को हम अपडेट कर सकते हैं। तो एक्स के अंदर हम अपडेट करके वाई की वैल्यू डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पर एक्स के अंदर वाई की वैल्यू आ गई, यानी कि 3 आ गई, और वाई के अंदर भी इस टाइम 3 वैल्यू थी, और टेम्परेरी के अंदर देखें ऊपर हम क्या करके आए हुए हैं, 5। ठीक है, तो टेम्परेरी के अंदर 5 पड़ा हुआ है, जो एक्स की वैल्यू थी वो सिक्योर होगी। एक्स के अंदर हमने वाई की वैल्यू डाल दी जो हमने करना था, और अब वाई के अंदर भी 3 है, हालांकि वाई के अंदर हमें क्या लाना है, 5। तो हम अब जाएंगे वाई के अंदर और टेम्परेरी जो है हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। अब अगर मैं इसी लाइन को दोबारा से प्रिंट करूँ ना, तो आप देखें एक्स के अंदर पहले 5 वैल्यू थी, वाई के अंदर 3 थी, तो एक्स के अंदर नई वैल्यू 3 आ गई और वाई के अंदर 5, यानी कि ये स्वैप हो गए। तो ये जो 3 लाइनें, टेम्परेरी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, और टेम्परेरी वाई इज इक्वल टू टेम्परेरी, इसकी मदद से एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो आपस में स्वैप हो गई हैं। अब यहाँ पर लॉजिकल एरर आपको समझाया जा रहा है बुक के अंदर कि लॉजिकल एरर क्या हो सकता है। अपग्रेड टू जूम वर्कप्लेस प्रो एंड अनलॉक द लेटेस्ट फीचर्स इंक्लूडिंग एआई कंपेनियन, एआई वर्चुअल। यार ये मुझे कह रहा है कि 10 मिनट रह गए आपके पास मीटिंग एंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसी तो फिर मीटिंग दोबारा एंड, बना लेंगे ना। हाँ जैसी मीटिंग एंड होगी तो हम एक नया लिंक शेयर कर लेंगे। तो अभी ये जो आप नेक्स्ट पेज देख रहे हैं ना, इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ये टॉप पे जिस टाइम प्रोग्राम नजर आ रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर देखें टेम्परेरी इज इक्वल टू एक्स बिल्कुल वैसे ही लिखा है जिस तरीके से हमने लिखा था। ठीक है, वाई इज इक्वल टू टेम्परेरी लिख दिया है, हालांकि वाई इज इक्वल टू टेम्परेरी बाद में आता है, और एक्स इज इक्वल टू वाई था वो बाद में लिख दिया, हालांकि उसको पहले आना चाहिए था। तो ये लाइन ऑफ कोड आगे पीछे कर दिया, सीक्वेंस खराब कर दिया। इस सीक्वेंस के खराब करने से ना आपके पास जो आउटपुट है वो खराब हो जाएगी, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। अभी हम करते हैं, अभी तक देखें आपके पास आउटपुट आ रही थी x3 y5 ठीक आ रही थी, लेकिन आप अगर इस लाइन को इस तरह कर देना चेंज और फिर रन करें,
तो देखें एक्स के अंदर 5 था, उसको वाई में जाना चाहिए था। तो एक्स के अंदर 5 था, 5 ही है। वाई के अंदर 3 था, 5 होना चाहिए था, तो वाई तो चले 5 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लाइन ऑफ कोड्स आगे पीछे कर दिया ना, तो अब ये एक लॉजिकल एरर बन गया। यानी कि आउटपुट आ रही है, लेकिन हमारी मर्जी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रही। स्वैप करना चाह रहे थे, स्वैप नहीं हो रहा। इस चीज को कहते हैं लॉजिकल एरर। फिर पाइथन के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे कर सकते हैं? आप ये चाहते हैं कि यूजर से कोई चीज ली जाए, कोई वैल्यू ली जाए और उसको ऑपरेट करवाया जाए। जैसे आप कहते हैं मैंने सम ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है, तो आप कहते हैं जी कि एक नंबर होगा जी एक्स, और हमने यूजर से लेना है इनपुट, और हम यहाँ पर लिखेंगे कमांड इंटर फर्स्ट नंबर। फिर आप कहते हैं जी कि हमने दूसरा नंबर लेना है, वो भी यूजर देगा इंटर सेकंड नंबर। मैंने जान के एक में सिंगल कोटेशन मार्क लगाया, एक में डबल लगाया, क्योंकि दोनों अलाउ होते हैं। फिर आपने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर आप कहेंगे सम ऑफ ए एक्स एंड वाई इस, ये कमांड दिखा दी, साथ आपने यहाँ पर ए प्लस बी सॉरी एक्स प्लस वाई कर दिया। अब जब आप इसको रन करेंगे ना, तो एक्स और वाई का सम होके आएगा इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा देखें, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जो भी नंबर ना, वो बिल्कुल नम के साथ जुड़ा हुआ है। तो पेपर में भी जब आपने टाइप करें ना, तो आपने यहाँ पर स्पेस देनी है कि पेपर में भी जब आपने करना है तो आपने यहाँ पर स्पेस देनी है, यहाँ पर भी स्पेस देनी है। और बेटर होता है कि आप यहाँ पर दो कॉलम दें, ताकि आउटपुट खूबसूरत आए। वो देखें इंटर फर्स्ट नंबर के साथ दो कॉलम आ गए। मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 12। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इंटर सेकंड नंबर मैंने दे दिया 13। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, 12 और 13 होना चाहिए 15 25। लेकिन क्या आया 1213। ठीक है, 1213। आपको यहाँ पर ईवल का एक फंक्शन नजर आएगा, ये देखें बुक पे पॉइंट नंबर 3 पे ये लिखा हुआ है जी ईवल। ये लिखा हुआ है जी ईवल। ये ईवल ये ईवल का फंक्शन क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट्स हम एज अ नंबर लेना चाहते हैं, उनको एज अ नंबर ऑपरेट करवाता है। जैसे ईवल यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पे इसको इसकी ब्रैकेट क्लोज करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस इनपुट को ईवल के साथ लिखूंगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो अब देखिएगा क्या होता है। वही नंबर्स दूंगा दोबारा, 12 और 13। अब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 25। समझ आई है इस बात की? रिस्पॉन्स करें जरा। यस सर। ठीक है, ठीक है। सर जी यस दोबारा सर समझा आइए। दीजिएगा लाइन। हाँ जी, दोबारा समझा देते हैं। अगर आपने यस सर आइए। अगर आपने सिर्फ इनपुट यूज किया ना, तो जो नंबर यूजर देगा वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा। ठीक है, जैसे ए एक टेक्स्ट है, बी एक टेक्स्ट है, तो नंबर को भी एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट करेगा। उसको नंबर की तरह ट्रीट करवाना, ताकि उसके ऊपर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कुछ अप्लाई की जा सके, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है ईवल का। ठीक है, इस ईवल की मदद से फिर हमारे पास आउटपुट आ गया 25। अदरवाइज हमारे पास आउटपुट 25 नहीं आ रहा था। तो यूजर से नंबर लेने का तरीका भी आपको पता लग गया, और ईवल हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में भी आपको पता लग गया। अब देखें। सर ये ऊपर डबल कॉमा लगाया और नीचे मतलब सिंगल कॉमास लगे हैं, ये क्यों किया है? हाँ जी, ये मैंने इसलिए किया है कि सिंगल कॉमा भी अलाउ होता है और डबल कॉमा भी अलाउ होता है। लेकिन हम मोस्टली कब यूज करते हैं, जब आपने किसी वेरिएबल के अंदर ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया होता है। जैसे आप किसी वर्ड को लिखते हैं ना सिंगल कॉमा लगाकर, तो अभी आप देखें, हालांकि पूरा टेक्स्ट होना चाहिए था ग्रीन, बट ये हिस्सा हो गया वाइट। मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, ये देखें एरर आ गया नाम के ऊपर। ये जो सिंगल इन्वर्टेड यस। कॉमा है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर ये हिस्सा जो है इसमें से बाहर चला जाएगा, तो ये एरर बनता है। तो जब आपने किसी जगह पर सिंगल कॉमा लगाना हो, तो ज़रूरी है कि आप उसके बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएं। जैसे भी इस पहली लाइन पे देखें, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए थे, तो बीच में सिंगल कोटेशन मार्क में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जिस जगह पर आपने टेक्स्ट में सिंगल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करना हो, तो फिर आप उस टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। और अगर आपने सिंगल कोटेशन मार्क बीच में ना लगाना हो, तो फिर आपकी मर्जी, आप सिंगल रखें या डबल रखें, उससे कोई फर्क नहीं। क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया यस सर। सर।
अभी ये देखें यहाँ पर एक आउटपुट दिखा रहा है एज अ टेक्स्ट, जैसे कंट्री का नेम पूछा और उसको डिस्प्ले करा दिया। जैसे मैं कहता हूँ नेम इनपुट इंटर योर नेम, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ जो नेम मुझे आया वो, या उसकी जगह पर लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, आगे आ जाएगा नेम, और आगे मैं प्रिंट करा दूंगा हाउ आर यू। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो मुझे कहेगा एंटर योर नेम। मैंने कह दिया जुनेद मेरा नाम है, मैंने एंटर कर दिया, तो मुझे कहेगा हेलो जुनेद हाउ आर यू। तो हम इस तरीके से यूजर से टेक्स्ट लेकर भी उसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो ये बस वही बताया गया, जैसे देखा प्रिंट आई लव कंट्री, तो कंट्री में कंट्री का नाम जैसे पाकिस्तान था तो पाकिस्तान आ जाएगा। अभी आप ये इस आउटपुट को देखें, नेम और जुनेद आपस में जुड़ा हुआ है ना। आप अपने आउटपुट्स को इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं कि आप उसमें कुछ, अब ये देखें मैंने यहाँ पर जुनेद लिखा तो कितना प्यारा लग रहा है थोड़ा फासले के साथ। और जो अगर इसमें इवेल लगा दें तो फिर क्या करेगा? तैमूर आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। अगर इसमें इवेल फंक्शन लगाएं तब क्या होगा? इवैल फंक्शन लगाएंगे तो एरर आ जाए मे बी, क्योंकि इवैल उसको एक नंबर बना देगा और आप उसको टेक्स्ट दे रहे हो। सर जी नंबर नहीं है, हाँ इधर नंबर नहीं है ना। अब यहाँ पर इसको रन करते हैं, देखना एरर आ जाएगा। ठीक नहीं है, आता है। आया एरर। ये देखें जब मैंने जुनेद एंटर किया था ना, तो जुनेद क्योंकि एक टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को वो नंबर में कन्वर्ट कर ही नहीं सका, तो वो देखें टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग का हम वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रिंग में एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि आप एज अ नंबर लेना चाहते थे वैल्यू को, यूजर ने एज अ स्ट्रिंग दे दिया, यानी कि जुनेद दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। तो टेक्स्ट आपके पास जब इनपुट आएगा किसी नंबर वेरिएबल के अंदर तो ये इशू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अगर इवन लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो सर स्ट्रिंग ना भी लगाएं तो कोई मसला तो नहीं है ना? क्या हुआ? स्ट्रिंग अगर हम ना भी लगाएं तो कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? नहीं, स्ट्रिंग हमने लगाना ही नहीं है। अगर हमने स्ट्रिंग लेनी है तो हम सिंपल इनपुट लेंगे बस। अगर नंबर लेना है तो इवन लगाना है, बस नंबर के लिए आपने इवन लगाना है, अदरवाइज आपने इवन नहीं लगाना। बहरहाल नेक्स्ट है कि इंटर नंबर डबल ऑफ द सेड नंबर इज नंबर प्लस नंबर। अब ये वो एग्जांपल बता रहा है, जैसे मैंने आपको B12 और 13 ऐड करके बताया ना। तो ये देखिए इंटर नंबर 123 एंटर किया, तो उसके पास इस 123 को जब डबल किया तो 123 प्लस 123 को किया तो 123 आ गया, क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट था। यहाँ पर उसने ईवल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब उसने ईवल का इस्तेमाल किया और फिर उसने डबल किया तो देखिए 246 दोनों ऐड हो गए। तो ये फर्क होता है ईवल और ना लगाने का, ईवल लगाने से और ना लगाने से। लेस देन 1 मिनट रह गए बच्चों। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक नया लिंक जनरेट करेंगे, और फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, और मे भी ऐसा हो कि हमें 10 मिनट के लिए वो कहे जी आप दोबारा से मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 10 मिनट का गैप ले लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा सर, ये पूछना था कि इस चैप्टर में से जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी में से आएगा या प्रोग्राम ही आएगा? प्रोग्राम भी आ सकता है थ्योरी में से, लॉन्ग एज सच कोई इसमें बनता नहीं है। मे भी दो चीज़ें पूछ ली जाएं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, लॉन्ग में ऐसे पूछ लिए जाए तो फिर आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी डिफाइन करेंगे, फंक्शंस को भी डिफाइन करेंगे।